हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉर्क और उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी शंट मोटर। तो सबसे पहले हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉर्क TORQUE। तो व्हाट इज़ द टॉर्क? टॉर्क कहते किसे हैं? तो टॉर्क क्या होता है? तो टॉर्क होता है रोटेशन ऑफ ए व्हील और द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट द एक्सिस इज कॉल्ड द टॉर्क। कहने का मतलब है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उस पर फोर्स लगाया जाए किसी डेफिनेट डिस्टेंस से, तो वो क्या होगा? टर्निंग होने लगेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं टॉर्क। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसका, द मेजर ऑफ causing the rotation of a wheel or the turning or twisting movement of a force about the axis is called the torque. देखिए, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, यह व्हील है, ठीक है। इसका रेडियस मान लीजिए ये R है, ठीक है। इस पर हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? ये व्हील जो है इस उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया उधर रोटेट करने लगेगा। ये है रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए व्हील ऑफ ए रेडियस R मीटर, the force F Newton cause the wheel to rotate। सपोज कीजिए ये NRPS राउंड पर सेकंड से रोटेट करेगा, तो टॉर्क कितना हुआ? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस R, ये न्यूटन मीटर। और वर्क डन, इसके थ्रू वर्क डन कितना हुआ? एक रिवोल्यूशन में वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन पर रिवोल्यूशन W इक्वल टू F इंटू डिस्टेंस मूव। जितना ये डिस्टेंस मूव करेगा, डिस्टेंस मूव्ड, तो ये क्या है? सरकमफ्रेंशियल है। तो सरकमफ्रेंशियल कितना होगा? 2πr। तो ये हो जाएगा F इंटू 2πr। किस में होगा ये? जूल में, जूल। अब वर्क डन पर सेकेंड अगर निकाला जाए, जिसको कहते हैं पावर, तो वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है। वर्क डन पर सेकेंड W/T क्या होता है? पावर। तो पावर कितना होगा? N इंटू F इंटू 2πr, जूल पर सेकेंड। या W/T का यूनिट क्या है? वाट। ये हमने लिख दिया वाट। तो ये हम इसे लिख सकते हैं F इंटू R इंटू 2πn। ये है हमारा P इक्वल टू F इंटू R किसके इक्वलेंट होता है? टाउ के, और ये 2πn ओमेगा। तो ये हो गया। सो पावर डेवलप्ड P इक्वल टू T इंटू ओमेगा का वैल्यू रख दो 2πn/60। ये n किस में है? RPM में। RPM में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, RPM, ठीक, वाट। ठीक है, ये तो हमारे पास आया पावर कितना डेवलप्ड हुआ।
अब आर्मेचर टॉर्क क्या होता है? आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क, ठीक है। तो जितना हमारा ये पावर डेवलप्ड हुआ, मैकेनिकल पावर जितना डेवलप्ड हुआ, उतना ही इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर कितना होगा? इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, यह है हमारा मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पावर कितना होगा? EB इंटू IA इक्वल टू 2πN/T/60, ठीक है। यह हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है। EB क्या है? बैक EMF, बैक EMF EB। IA क्या है? आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क कितना आएगा? T इक्वल टू, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव टॉर्क, TE से डिनोट करते हैं इसको, या सिंपली T लिख दीजिए। T इक्वल टू EBIA अपॉन 2πN इंटू 60। तो EB किसके इक्विवेलेंट होता है? फाई जेड, यहाँ लिखेंगे फाई EB इक्वल टू फाई ZNP/60A इंटू IA इंटू 60 अपॉन 2πN। तो N से N कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो ये आ गया ZP/2πA इंटू 5 इंटू IA। इसे हमने किसी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट मान लिया, KA मान लिया, KA 5 इंटू IA। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू IA से हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक टॉर्क का इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को, इसको हम अगर यहाँ रख दे, यहाँ पे रख दे, तो ये कितना आएगा? ये EB इंटू IA इक्वल टू, ये कितना है? 2πN/60, 2πN/60 इंटू टॉर्क का हम वैल्यू जो है, टॉर्क का वैल्यू जो है यहाँ से ये निकल के आया, ये पुट कर देते हैं। तो टॉर्क का वैल्यू क्या है? KA इंटू 5 इंटू IA से IA कैंसिल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं EB इक्वल टू KA, ये तो हमारा KA है, KA इंटू 5, KA इंटू 5, और ये जो है KA हमारा ये है, इसको जो है हम 2πN/60, ये ओमेगा के इक्विवेलेंट, रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये है हमारा 2πN/60 एंगुलर वेलोसिटी, K हमारा ये रहा, इंटू 5 ये रहा, IA से IA कैंसिल हो गया। तो हमारा एक बैक EMF का फॉर्मूला निकल के आया, KA इंटू 5 इंटू ओमेगा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है शाफ्ट टॉर्क। शाफ्ट टॉर्क, देखिए जितना हमारा टॉर्क डेवलप हुआ है, वो पूरा का पूरा जो टॉर्क है हमारा शाफ्ट पर मिल नहीं पाता है। इसकी वजह यह है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉसेस हो जाते हैं। जैसे हमारा बेरिंग के थ्रू घूमता है शाफ्ट, तो कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है, ये जो हमारा आया है ये वाला टॉर्क, और दूसरा जो है फ्रिक्शनल टॉर्क, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? हमारा शाफ्ट टॉर्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T, ये इलेक्ट्रोमोटिव टॉर्क कहाँ डेवलप होता है? आर्मेचर में। तो हम इसे TE से या TA से भी डिनोट कर सकते हैं। TA हो गया हमारा EB IA अपॉन 2πN/60, ठीक है। EB IA इंटू 2πN/60, ये हो गया हमारा, इसे मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमारा है फ्रिक्शनल
एंड रोटेशनल लॉसेस, तो इसे हमने कहा टी एफ इक्वल टू आयरन एंड फ्रिक्शनल लॉसेस। इसकी भी यूनिट क्या होगी, वाट में, इन वाट, अपॉन 2πn/60। ठीक है, ये हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो टी एस एच शाफ्ट टॉर्क इक्वल टू टी ए माइनस टी एफ, तो कितना निकल के आया ये हमारा, ई बी आई ए माइनस आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस इन वाट अपॉन 2πn/60। ठीक है, तो ये निकल के आएगा टी एस एच इक्वल टू, ये क्या होगा, ई बी इंटू आई है पावर, तो पावर आउटपुट इन वाट, आउटपुट पावर इन वाट अपॉन 2πn/60। ठीक है, एक हमारा ये रिलेशन बन के आया। अगर इसे BHP में निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 735.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, आउटपुट पावर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, आउटपुट इन BHP, एक HP इक्वल टू 735.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये आउटपुट इन BHP, आउटपुट इन BHP इक्वल टू, आउटपुट हमें निकालना है, आउटपुट तो 2πnt/60 अपॉन 735.5, 2πnt शाफ्ट टॉर्क अपॉन कितना है, 2πn इतना अपॉन 60 इंटू 735.5, ये आ गया BHP में। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो है हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज मोटर। यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC सीरीज मोटर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम 3 चीज़ों में निकालते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्पीड आर्मेचर करंट, दूसरा होता है टॉर्क आर्मेचर करंट, तीसरा होता है स्पीड और टॉर्क में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्पीड और आर्मेचर करंट की, स्पीड एंड आर्मेचर करंट, जिसे कहते हैं N, और आर्मेचर करंट IA। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, वी नो दैट N proportional to EB/phi। ठीक है, ये रिलेशन कहाँ से आया निकल के, ये रिलेशन आया हमारा EB इक्वल टू फाई ZNP/60A, यहाँ से निकल के आया है। अगर हमारा पोल और Z कांस्टेंट रहे, ठीक है, ये नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कांस्टेंट रहे, तो N कितने निकल के आएगा, यहाँ से N इक्वल टू EB/phi, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल लोड होता है, स्मॉल लोड करंट, तो उसमें क्या होगा, स्मॉल आर्मेचर करंट फ्लो होगा, और बैक EMF हमारा क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। स्मॉल आर्मेचर करंट पे स्मॉल क्या होगा, बैक EMF हमारा स्मॉल होगा, तो इसे हम एज ए नेग्लेक्टेड मान देते हैं, नेग्लिजिबल मान देते हैं, नेग्लेक्टेड व्हेन IA इज वेरी स्मॉल। ठीक है,
तो हमारा हो गया n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5। ठीक है, सीरीज मोटर की हम बात कर रहे हैं। ये हमारा सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर, ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, ये हमारा यहाँ करंट फ्लो करेगा ISE, ये है IA, ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, ये RSE। तो ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स किस में क्रिएट हो रहा है? फील्ड वाइंडिंग में, इसमें। तो ये फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के, प्रोपोर्शनल टू ISE, या ISE किसके इक्विवेलेंट है? IA के। तो क्या होगा, अगर हमारा लोड करंट 0 हो जाए तो स्पीड क्या होगा? इन्फिनिटी। अगर ये जो है 0 हो जाए तो स्पीड क्या होगा? इन्फिनिटी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि DC सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि स्पीड क्या हो जाती है? डेंजरसली हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो किस तरह से आएगा? ये अगर हमारा IA है और ये है हमारा स्पीड n, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IA, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IA। ठीक है, तो मगर हैवी लोड पर क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगा हमारा। ये हमारा, अगर हम यहाँ लोड बढ़ा दें तो क्या होगा? IA की वैल्यू इंक्रीज होगा। IA की वैल्यू इंक्रीज होगा, जब ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा? डाउन होगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है हमारा? IA जैसे जैसे बढ़ रहा है, स्पीड हमारा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। ठीक है, सेकंड है टॉर्क आर्मेचर करंट। सेकंड, टॉर्क आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट। टॉर्क आर्मेचर करंट में क्या होता है? हमारे पास रिलेशन है, वी नो दैट T प्रोपोर्शनल टू phi इंटू IA। और DC सीरीज मशीन की हम बात कर रहे हैं तो IA और ISE ये दोनों इक्वलेंट होंगे, और ISE इक्वलेंट होता है फ्लक्स के। तो हम इसको लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू IA का स्क्वायर। ये IA स्क्वायर किस तरह का ग्राफ है हमारा? IA स्क्वायर है हमारा पैराबोला ग्राफ। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, इधर हम ले लेते हैं IA और इधर हम ले लेते हैं टॉर्क, तो इन दोनों के बीच में किस तरह का ग्राफ आएगा? पैराबोलिक ग्राफ आएगा। मगर एक्चुअली में क्या होता है, जितना हमारा टॉर्क डेवलप हुआ है आर्मेचर में, उतना टॉर्क शाफ्ट पर नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ रोटेशनल पार्ट में खर्च हो जाता है। इसलिए जो ये ग्राफ है थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, बिलो शिफ्ट हो जाता है। तो TSH हमारा जो है थोड़ा कम होता है। ये हमारा है T, ये आर्मेचर टॉर्क है, आर्मेचर टॉर्क, और ये TSH है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है। थर्ड रिलेशनशिप होता है हमारा, थर्ड होता है स्पीड टॉर्क, स्पीड टॉर्क N और T में। ठीक है, ये N और T ग्राफ जो है, इन दोनों ग्राफ्स को मिलाकर हम बनाते हैं। तो हमने अभी पीछे एक फॉर्मूला डेवलप किया है, T इक्वल टू 2πNT/60। यहाँ से निकल के आएगा N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टॉर्क। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरह का ग्राफ आएगा? ये ग्राफ आएगा। ठीक है, ये हमारा TA है, इसे TA कह लो, TA, और ये हमारा स्पीड N। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हमारा करंट कम होता है तो मैग्नेटिक सैचुरेशन ये हो नहीं पाता, कंप्लीट हो नहीं पाता है। तो जितना भी हम लोड अप्लाई करते हैं, जितना भी लोड अप्लाई करते हैं वो
नो लोड की बात कर रहे हैं कि नो लोड पे हमारा मैग्नेटिक सैचुरेशन हो नहीं पाता है, मगर जैसे हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक सैचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटिक सैचुरेशन जब स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स इंडिपेंडेंट हो जाता है किससे, आई ए से। फ्लक्स इंडिपेंडेंट हो जाता है आई ए से। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क हमारा जो है प्रोपोर्शनल टू आई ए ही बचता है ना, आई ए ही बचता है, जिसकी वजह से ये वाला जो ग्राफ है एक तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों कर्व किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए। अब हम डीसी शंट मोटर के लिए डिस्कस करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर। फर्स्ट, स्पीड आर्मेचर, स्पीड आर्मेचर करंट एन और आई ए। ठीक है, अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फील्ड करंट भी हमारा कांस्टेंट रहेगा और फ्लक्स जो है मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा नो लोड पर। लेकिन हम अगर धीरे धीरे अगर हम आर्मेचर करंट बढ़ाएं तो आर्मेचर करंट बढ़ाने से क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगा। आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से वोल्टेज थोड़ा डाउन होगा, वोल्टेज डाउन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एन जो हमारा रिलेशनशिप है, एन प्रोपोर्शनल टू ई बी अपॉन फाई। ठीक है, और ई बी किसके इक्विवेलेंट होता है, वी माइनस आई ए आर ए अपॉन फाई। ठीक है, ये फाई जो है शंट मोटर की अगर हम बात करें तो फाई इज कांस्टेंट। तो अगर हम ये हमारा जो है आई ए बढ़ता है, लोड बढ़ने से क्या होगा, आई ए हमारा थोड़ा इंक्रीज होगा। आई ए अगर हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, ये जो है ये ड्रॉप हमारा इंक्रीज होगा। ये ड्रॉप अगर हमारा इंक्रीज होगा तो V माइनस आई ए आर ए ये क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। ये जैसे ही हमारा ड्रॉप बढ़ गया तो V माइनस आई ए आर ए ये हमारा कम हो गया। ये कम होने से स्पीड हमारा डाउन हो जाएगा। तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, इसका ग्राफ आएगा हमारा, ये हमारा है नॉर्मल स्पीड, ठीक है, अगर n ये है n और यहाँ ले लिया हमने आई ए बढ़ाने से क्या होगा, आई ए आर ए ड्रॉप हमारा बढ़ेगा। आई ए आर ए ड्रॉप बढ़ने की वजह से ई बी हमारा कम हो जाएगा, ई बी कम हो जाएगा तो स्पीड हमारा डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन आर्मेचर करंट द स्पीड इज स्लाइटली फॉल। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन आर्मेचर करंट द स्पीड स्लाइटली फॉल्स ड्यू टू इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप, इंक्रीज इन वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर। ठीक है, तो ये स्पीड जो हमारा बहुत स्लाइटली कम होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है आर्मेचर रिएक्शन, इसे लिखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो स्पीड हमारा बहुत नेग्लिजिबल कम होता है, तो इसलिए ये मोटर वहाँ यूज की जाती है जहाँ पर हमें कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता हो। जैसे कि ये कांस्टेंट स्पीड, जैसे कि हमारा हो गया लेथ मशीन, मिल में जो यूज होती है मशीन वो मिल मशीन। ठीक है,
दूसरा है हमारा टॉर्क आर्मेचर करंट। सेकंड, टॉर्क आर्मेचर करंट। तो एज वी नो दैट टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। और शंट मशीन में क्या होता है, ये हमारा शंट मशीन है, शंट मोटर कहेंगे इसे, शंट मोटर है ये हमारा। तो ये जो शंट वाइंडिंग है, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है ये एज ए कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा जब कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हुआ, T प्रोपोर्शनल टू आई ए। डीसी शंट मोटर में फ्लक्स पर पोल जो है कांस्टेंट मानते हैं, फाई फ्लक्स पर पोल एज कांस्टेंट। तो अगर हम इसका ग्राफ खींचें T प्रोपोर्शनल टू आई ए, तो किस तरह से आएगा, ये आएगा हमारा, ये आई ए है और ये हमारा T। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा। मगर क्या होगा, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो फील्ड है थोड़ा सा वीक हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन से। जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। आर्मेचर रिएक्शन जैसे ही थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये जो फील्ड है वीक हो जाएगा, है ना। तो टॉर्क लाइन जो है ये स्लाइटली इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसे कहेंगे TSH। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर टॉर्क TA, ये TSH। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं एंटी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, टॉर्क, N और T। जैसा कि हमने सीरीज में किया था, सीरीज मोटर में N और T कैरेक्टरिस्टिक्स जो खींचा था, इन दोनों ग्राफ की हेल्प से खींचा था। इसमें भी इन दोनों ग्राफ की हेल्प से हम ये थर्ड वाला प्लॉट खींचेंगे। हमें पता है T प्रोपोर्शनल आई ए अपॉन फाई, सॉरी आई अपॉन N। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, ये हमारा आइडियल ग्राफ है, ये हमारा N है, N। ठीक है, और ये हमारा टॉर्क। तो स्लाइटली N और T में क्या है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है, तो इन्वर्सली ये हमारा ग्राफ जो है इधर आ जाता है। ठीक है, ये ग्राफ इन दोनों की हेल्प से खींचा जाता है, इन दोनों ग्राफ की हेल्प से। इसमें हमारा एक में होता है N और एक में होता है T। ये हमारा N और आई ए, और ये है T और आई ए। तो ये ग्राफ जो है T प्रोपोर्शनल टू आई अपॉन N। ठीक है, तो इस ग्राफ का, इस मशीन्स का हम यूज वहाँ कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कर सकते हैं, ब्लोअर में कर सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, ब्लोअर, बोरिंग मिल और प्रिंटिंग मशीन ETC। ठीक है, इस मशीन्स को जो है हैवी लोड पर नेवर स्टार्ट ऑन हैवी लोड। ठीक है, नेवर स्टार्ट ऑन हैवी लोड। क्यों, इसका कारण क्या है कि हैवी लोड पे स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि स्टार्टिंग करंट जो है हैवी लोड पर बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ लिखेंगे सच लोड नीड्स हैवी स्टार्टिंग करंट, HEAVY, हैवी स्टार्टिंग करंट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।